ये जो है अपने में इवेल्युएशन चलता रहे कि भैया मेरे को समय के साथ साथ ठीक लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। जी धन्यवाद। बढ़िया हो गया, ठीक है, शुरू करें आगे पठन। जी जी तो जैसे कि ग्रुप में भी बात हो गई थी, 57 पेज के सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। कौन पढ़ेंगे? जी मैं पढ़ती हूँ, कोई और है तो और पढ़ ले। नहीं, आप शुरू करिए शिल्पी जी, मैं बाद में बात कर मतलब बाद में करता हूँ। मानव अपने में स्वतंत्र है, समझदार बनना है या नहीं बनना है। यदि समझदार बनना है तो सह अस्तित्व में समझदार बनने की परिस्थितियां समीचीन हैं। समझदार बनने की पूरी सामग्री है और समझदार नहीं बनना चाहता है उसके लिए भी सामग्री है, किंतु परिणाम दोनों का भिन्न है। नासमझी में शुभ सुख घटित होने वाला नहीं। मेरे अनुभव अनुसार हम किसी से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहा, वैसे ही आप भी किसी वस्तु से बंधकर, लदकर और लड़कर जीना नहीं चाहेंगे और कोई भी फंसकर जीना नहीं चाहता। इस तरह हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समझदार होना ही चाहता है, न्याय समाधान में एक सूत्रता पूर्वक जीना चाहता है। संबंध जो है सभी और जुड़ा ही है, इसे हम भ्रमवश पहचानते नहीं हैं, यही परेशानी का घर है। जिस क्षण से हम संबंधों को जानना पहचानना शुरू किया, उसी मुहूर्त से हमें अपने आप से जीवन सहज मूल्यों का निष्पत्ति होती है। जैसे ही हमसे संबंधों की पहचानना होता है, मूल्य अपने आप से बहने लगते हैं। फलस्वरूप निर्वाह होता है, उसका मूल्यांकन होने पर उभय तृप्ति होता है। इस तरह न्याय प्रमाणित होता है। संबंध को पहचानने की स्थिति पहचानने की विधि बनती है प्रयोजन के आधार पर। संतान माँ को पहचानते हैं पोषण के अर्थ में। संरक्षण स्रोत को पिता कहते हैं, प्रमाण स्रोत को गुरु, जिज्ञासा स्रोत को शिष्य कहते हैं। प्रचलित रूप में कहा जा रहा है कि हमें यंत्रवत रहना है, यांत्रिकता में प्रवीण रहना है। क्या मानव एक यंत्र है? इसका उत्तर देने वाला कोई माई बाप है? मैं कहता हूँ मानव यंत्र नहीं है। सारे के सारे यंत्रों का रचयिता मानव है। जितने भी अभी तक यंत्र रचे गए हैं, सभी यंत्रों का जनक मानव है। इसलिए यंत्र मानव को पा नहीं सकते। मानव से कम ही यंत्र बनता है, इसलिए मानव का अध्ययन यंत्र कर नहीं सकता। दूसरा, सभी यंत्र जड़ प्रकृति से बनता है। अभी तक जितने भी यंत्र बनाए हैं, पदार्थ अवस्था की वस्तु से ही बना है। प्राणावस्था की वस्तु से एक भी यंत्र नहीं बना पाए हैं। ये याद रखने की बात है। मानव तो बहुत दूर की बात है। अभी एक भी यंत्र प्राण कोशाओं से नहीं बना पाए हैं और डींग हाँकते हैं कि मानव एक यंत्र है। मानव परंपरा के लिए कहाँ तक उचित होगा? अभ्युदय के अर्थ को कैसा पूरा करेगा? अभी तक कितने गहरे ये बात बैठी है कि मानव एक यंत्र है, भोग के लिए वस्तु है। अब तक ऐसा ही सोचा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई अपने बच्चे के साथ जीता है, मैं यंत्रधर्मी नहीं हूँ ऐसा लगता ही है। मुझे मानव संचेतना सहित ही पहचान में आया। संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता का संयुक्त रूप ही संचेतना है। संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ तब यंत्रवत हो जाता हूँ। यांत्रिकता में हमको अभी तक तो कोई तृप्ति मिली नहीं। हम यंत्रवत कार्य करें और तृप्ति पा जाएं, ऐसा कोई रास्ता हमको मिला नहीं। ऐसा कोई गुरु हो तो हम आपको आमंत्रित करते हैं। वंश अनुषंगी विधि से समझाने वालों को मैंने सुना, वे भी हमें समझाने में सफल नहीं हुए। इसी तरह भौतिकवादी तथा सापेक्षवादी सिद्धांत भी मानव को परिभाषित करने में असफल रहे हैं। यदि इन तीन सिद्धांतों से मानव विश्लेषित हो पाता है तो उसे स्वीकार किया जाए, अन्यथा मानव को मानव के अर्थ में
पहचाना जाए। मानव को मानव के अर्थ में पहचानने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत है। अगला पढ़ दूं भैया पैराग्राफ? हाँ हाँ पढ़िए दीदी, अभी तो पढ़िए। इसके पहले आदर्शवादी विधि की बात हुई, जिसमें ईश्वर को ताड़ने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर को हमने देख लिया, उसके पास ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है जो ताड़ सके। ईश्वर को किस रूप में देखा? ईश्वर को व्यापक रूप में देखा, साम्य ऊर्जा के रूप में देख लिया, जिससे हर इकाई ऊर्जित है। व्यापक में हर इकाई सह अस्तित्व में है, इसे देख लिया। ईश्वर में और क्या देखना बाकी है? अगर कुछ बाकी है तो आप देख लेना और संसार को दिखा देना। आप अनुसंधान करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने जो देखा समझा वह आपके सामने प्रस्तुत है ही। हम न तो संवेदनशील विधि से पूरे हुए, न ही यांत्रिक विधि से। संवेदनशील विधि से इंद्रिय सन्निकर्ष को हम केंद्र में लाते हैं, फलस्वरूप हमारे इंद्रिय सन्निकर्ष की हैसियत और अपेक्षा एवं हमारे भाई की हैसियत और अपेक्षा दोनों में दूरियां हैं। इस तरह से मानव को विविधता में बंटने की आवश्यकता बन ही जाती है, जिसके अनुसार संवेदनशील विधि से मानव व्यक्तिवादी हो ही जाता है। दूसरी विधि भोगवादी विधि से व्यक्तिवादी होता ही है, उसे हम अनुभव करके बैठे ही हैं। तीसरी विधि जो पूर्वजों ने बताई थी, भक्तिवादी विरक्तिवादी, इनमें भी व्यक्तिवादिता का अंत नहीं होता है। इस प्रकार मानव अभी तक जितना भी घोर परिश्रम किया अथवा प्रयास किया, घोर आशा से भर भर कर प्रयत्न किया, सारे प्रयत्नों के विफल होने का आधार व्यक्तिवादी ही सिद्ध हुआ है। व्यक्तिवाद से अस्तित्व का विरोधी है। यही सारे मानव के टूटने का आधार बना। व्यक्ति को जीना कहाँ है? सह अस्तित्व में। सह अस्तित्व में जीने का सरल उपाय है मानव के साथ सह अस्तित्व को जानना, मानना, पहचाना जाए। इसको पहचानते हैं तो व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। इसको आगे अध्ययन करेंगे। इसी तरह हम जीव वनस्पति संसार के साथ भी सह अस्तित्व में जीते हैं। वनस्पति संसार से हम कुछ लेते हैं, वनस्पति संसार को देने के लिए भी कुछ हो। बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं तो इसका नाम है शेख चिल्ली। इस शेख चिल्ली विधि से प्रताड़ित दुखी होने के अलावा कुछ बनता नहीं है। इसका अंतिम चरण यही है, प्रताड़ना में अंत हो जाना, दुख में अंत हो जाना। यही बनते जा रहा है। वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं। अभी रुक जाते हैं दीदी, अभी रुक जाते हैं। ठीक है, 2.5 पेज पढ़ लिए हमने। बताइए जी, किसी का कुछ ध्यान या कुछ बात करनी हो इस पे? ये व्यक्तिवादी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछेंगे। शरण भैया आप रखेंगे? हाँ, व्यक्तिवादी का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं को और अपनी ही केवल इच्छाओं को, मतलब वही जो इच्छा विचार आशा को बड़ा मानना और उसके लिए ही सब कुछ करना। अब उसमें ना तो संबंधों का ध्यान रखना, मानव के साथ संबंधों का ध्यान नहीं रखना, प्रकृति के साथ संबंधों का ध्यान नहीं रखना, और जिसके कारण जो है वो एक व्यतिक्रम पैदा होता है। इसी को बोलते हैं सह अस्तित्व का ध्यान नहीं रखना। इसको व्यक्तिवादिता बोलते हैं। ओके, सेल्फिश होना, अपने बारे में ही सोचते रहना। जी जी जी। ओके ओके, ठीक है। अपना मतलब अपना परिवार, अपने लोग, ये सब आते हैं व्यक्तिवादिता में ही। अच्छा, वो सारे ही आ जाते हैं जी। तो अगर हम जैसे दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं तो वो व्यक्तिवाद से फिर डिफरेंट होता है कि अगर हम चाहते हैं सभी सुखी रहे, सभी आगे बढ़े, और मतलब हाँ, वो लाइन कहाँ सोचना। आती है कि हाँ, वो सोचना का मतलब ये हुआ कि स्वयं में व्यवस्था, मैं स्वयं में व्यवस्था हूँ, फिर मेरा मानव के साथ संबंध है और हर मानव मेरा संबंधी किसी न किसी रूप में है ही। आगे चल के आप देखेंगे, या पीछे सेशन चले थे तो 7 संबंध अस्तित्व में है। वो 7 संबंध में ही पूरी दुनिया के सभी मानव आ जाते हैं। तो हर मानव कोई ना कोई संबंध में ही है।
तो पराया कोई नहीं है। अभी क्या है, अपना पराया की सीमा में जो हम करते हैं, तो अपना और अपने लोगों के लिए केवल करना, इसी को व्यक्तिवादिता बोला। और अपना और अपने मतलब शरीर से जुड़े हुए संबंध को ही हम अपना और अपने मानते हैं, तो इसको व्यक्तिवादिता में कहते हैं। जब हम व्यवस्था को समझते हैं कि संबंध क्या है, उसमें मूल्यों का निर्वाह, और समाज क्या होता है, समाज में तो एक एक लाइन आती है कि समझदारी आती है तो ईमानदारी आती है, तो जिम्मेदारी आती है, तो भागीदारी कर पाते हैं। तो जो लोग भागीदारी के लिए निकले, समाज के लिए निकले, वो स्वयं को समझ ही नहीं पाए, स्वयं को समझे नहीं, स्वयं में अतृप्ति पूर्वक निकले, वहां तृप्ति के प्रयास में गए, वहां भी अतृप्त हुए। जो स्वयं के लिए लगे, वो स्वयं के केवल प्रिय हित लाभ के लिए लग गए, अपना और अपनों के लिए संग्रह करने में, सुविधा जुटाने में ही केवल बड़ा काम समझ लिए, तो पहुंचे कोई कहीं नहीं। वो बात को कहा जा रहा है। सह-अस्तित्व विधि से का मतलब ये हुआ कि जैसे चद्दर का एक धागा भी अगर कहीं टूटता है, तो वो चादर फिर धीरे धीरे पूरी फट जाती, खुल जाती है, क्योंकि सब कनेक्टेड है। वैसे ही पूरा का पूरा अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। इसमें कहीं भी ढीला है, अगर समाज में व्यवस्था नहीं है, परिवार में व्यवस्था नहीं है, स्वयं में व्यवस्था को नहीं समझा है, तो ये जो है वो अव्यवस्था को की तरफ जाता है, और अंत में पीड़ा हर व्यक्ति को मिलेगा। अगर प्रकृति आज मिट्टी पानी हवा खराब हुआ है, तो पीड़ा सबको होगा ना, भले हमने उसके बर्बाद होने में अपनी भागीदारी की हो, अपनी सुविधा संग्रह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू। तो इसमें शुरू में आया है कि मानव के लिए दोनों ही उपलब्ध है। जितना उन्नतावकाश उपलब्ध है, उतना ही अवनतावकाश भी उपलब्ध है। मतलब समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए जितना अवसर उसके पास और मसाला उपलब्ध है, मटेरियल उपलब्ध है, ज्ञान भी समीचीन है, समीचीन मतलब आसपास ही है, उपलब्ध है, उतना ही अवनति के लिए, यानी नासमझी को व्यक्त करने के लिए और एक बर्बादी की तरफ जाने का भी उतना ही मसाला, मटेरियल, सब कुछ उपलब्ध है। अब हमारी मौज है कि हमको किधर जाना है, या हमारी क्या प्रेरणा बन रही है किधर जाने की, ये यहाँ पर मुद्दा है। तो उसी को कहा है कि अगर हम सुविधा संग्रह को बड़ा मान के और नासमझी को ही व्यक्त करने को बड़ा मुद्दा मान लेते हैं, तो उसी को समझदारी मान लेते हैं, तो यही शेख चिल्लीपना है, आगे कहा है बाबा जी ने। जी भैया एक चीज और, जैसे उन्होंने कहा प्रचलित रूप में हम यंत्रवत मानते हैं, तो मतलब उसका मैकेनिकल वर्ड मीनिंग होता है यंत्र का, तो मतलब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे यंत्रवत। और दूसरा था कि संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ तब यंत्रवत हो जाता हूँ, मतलब वो कोमा की स्टेज होती है क्या, जब हम मैकेनिकली हमारा बॉडी चल रहा है और हमें संवेदनाएं नहीं है? हाँ, मतलब हम तो जांच ही सकते हैं ना कि अभी हम मानव को यंत्र के रूप में ही देखें ना, जैसे मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमने जैसे अन्य रिसोर्सेज हैं, पानी है, लोहा है, हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं, वैसे ही मानव को भी हमने रिसोर्स ही माना हुआ है। तो अगर ऐसा मान के जी रहे हैं, तो यंत्र के रूप में ही मान रहे हैं ना फिर। तो मतलब मानव भी एक मशीन है, और यंत्र के रूप में मतलब भाव की उपेक्षा हो रही है वहां। जबकि मानव ऐसा अपने को भी जांचेंगे तो हम भाव के बिना नहीं है, मतलब हमको भाव ही ज्यादा चाहिए। जैसे शुरू में चर्चा हुआ था कि हमको वस्तु कितना चाहिए और भाव कितना चाहिए, तो पता चलता है कि पूरे दिन में वस्तु तो बहुत कम चाहिए, भाव बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब भाव हर पल चाहिए, हर क्षण चाहिए, वस्तु कभी कभी चाहिए। तो अगर यंत्रवत मान वस्तु केंद्र में आता है और मानव यंत्रवत नहीं है, मानव जो है वो मतलब एक क्या कहते हैं, न्यायिक इकाई है। न्याय का मतलब संबंध में जो मूल्य है, मूल्य को पहचानना, मूल्य का निर्वाह करना। हमको सारा सामान मिलता है, मूल्य भाव नहीं मिलता है, तो हमको तृप्ति नहीं होती, तो हम तृप्ति नहीं होते। तो मानव ने सारे यंत्रों को बनाया है, इसलिए मानव स्वयं में यंत्र नहीं है। ठीक है, तो जो जिसको बनाता है उससे बड़ा ही होता है। तो मानव ने ही सारे यंत्रों को बनाया है, इसलिए मानव हमेशा उन यंत्रों से बड़ा ही है, आगे ही है। वो क्या आगे है, तो उसमें जो है वो संवेदना है, उसके अंदर संचेतना है, ये सारी बातें आगे आई है। जी भैया, और जो वही था कि यंत्रवत हो जाता हूँ, तो वही कोमा की स्टेज को कह रहे हैं, किस चीज को वो कह रहे हैं? संवेदनाओं को नहीं पहचानता हूँ तब यंत्रवत हो जाता हूँ। हाँ, तो अगर
हम संवेदना को नहीं पहचान रहे हैं तो अगर कोमा में नहीं है तो भी अंतर्वत ही है ना। मतलब हम जो है मानव के साथ भी यंत्र जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं, उसको एक मशीन मान के उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, उसकी भावनाओं का ध्यान रख के नहीं जी रहे हैं। अभी क्या है, जो हमको संबंध में कभी कभी आस्वादन होता है मूल्यों का, वो भी अपनों के लिए होता है, तो अपना पराया की सीमा में रहता है। तो मतलब मैं और मेरा परिवार, मेरे संबंधी, उसके अलावा किसी के साथ कुछ भी करेंगे, किसी का कुछ भी हड़पेंगे, किसी का शोषण करेंगे, तो ये सारा क्या चीज है, ये सारी चीजें वही हो गया कि हम यंत्रवत हो गए, मतलब भावनाओं को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो मतलब सारा कुछ होते हुए भी कोमा में ही हैं हम। तो कोमा की स्थिति को नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर हम मानव के साथ व्यवहार में भाव का आदान प्रदान है, वस्तु का आदान प्रदान बहुत कम है, अगर हम भाव के आदान प्रदान हमारा नहीं हो रहा है कि और वस्तुओं के आदान प्रदान को ही हमने संबंध मान लिया है, तो हम यंत्रवत ही हो गए हैं। भैया ये कहीं आई डोंट केयर एटीट्यूड के बारे में तो नहीं इंगित कर रहे हैं बाबा जी? जी 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 जी। ये एक सवाल है, ये जो हम लोग थोड़ा सा ये कबीला वाला जो फीलिंग होता है कि हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, मेरी फैमिली है तो ये मेरे जात वाले लोग हैं, ये मेरे धर्म वाले लोग हैं, ये मेरे एरिया वाले लोग हैं, तो उस तरफ भी ये जा रहा है क्या कि जितना हम ये करते हैं उतना हम और ज्यादा आगे कंफ्यूज होते हैं लाइफ में? मतलब हाँ जी भैया, तो मतलब दूसरे कबीले वाले को फिर मारना है और उसको छीन लेना है, दूसरे राज्य को मारना है, छीन लेना। अभी तक किया ही यही है। दूसरे देश की मतलब दूसरे देश के आदमी, अब जैसे सीमा पर जो बॉर्डर फोर्स लगती है, सिक्योरिटी फोर्स लगती है, तो मतलब देश के अंदर, आप देश के अंदर किसी आदमी को मारेंगे, गोली मार देंगे और वो मर गया तो अपराध माना जाता है और आपको जेल में डाला जाएगा। और आपको मतलब अपने यहाँ भी यही कानून है, अन्य देशों में भी यही है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा है कि आपको उम्र कैद होगी, आपको फांसी हो सकती है। लेकिन वही सीमा पर आप दूसरे देश के आदमी को मार के गिरा देते हैं, तो वहां भी एक आदमी मरा है, लेकिन वहां क्या होता है, आपको मेडल मिलता है, आपका सम्मान होता है, आपको कंधे पे बिठाया जाता है। तो यही सब है कबीला, और ये सब यंत्रवत हुआ, ये सारा चीज इसी सब को कहा जा रहा है। जी भैया। ये सापेक्षवादी सिद्धांत मतलब ग्रुपिज्म है, जो ग्रुप्स बन जाते हैं वही जाति के और अन्य टाइप के सेक्ट्स। हाँ, वो सारा उसी सीमा में आता है कि हमने मानव को, ये जैसे मैं खुद को अगर पहचानता हूँ कि मैं मानव हूँ, निरंतर सुख का प्यासा हूँ, और मैं समाधान से सुखी होता हूँ, समझ से समाधान होता है, समाधान से सुखी होता हूँ, और दूसरे मानव के साथ में मूल्यों का निर्वाह करके तृप्त होता हूँ, और दूसरा मानव भी समझ जाता तो भी तृप्त होता है। ऐसा समझते ही हमको पता चलता है धरती के सभी 750-800 करोड़ लोग ऐसे ही है। तो हम हर मानव के साथ व्यवहार करते समय इन सब बातों का ध्यान रखता हूँ। तो ये हुआ कि संचेतना पूर्वक जीना। अगर ये ध्यान नहीं रखता हूं तो फिर वही यंत्रवत जीना हुआ। मतलब अपने अपने ट्रेन में जो है बैठा तो पूरी सीट पे फैल गया, दूसरा आया, मतलब जो जनरल बोगी में यात्रा करते थे पहले बहुत ज्यादा, अभी भी लोग करते हैं, तो ज्यादा दूर तक जगह छिका लेना, दूसरे के लिए जगह तो न बचे ऐसा ध्यान नहीं देना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप मतलब दैनिक घटनाओं में देखते ही हैं। तो मानव को के दूसरे मानव के मतलब भावनाओं का ध्यान न रखना, और स्वयं भी भावनाओं का ध्यान न रखते हुए अपने सुविधा, अपनी जो है वो कंफर्ट जोन को ही ध्यान रखना, इसको व्यक्तिवादिता कहा गया, इसी को यंत्रवत कहा गया। तो ये जितने शब्द आप बोल रहे हैं सब उसमें आ ही जाएंगे कम ज्यादा। जी। ये शिल्पा दीदी ने 2-3 बार जो है ना वो कॉमा कॉमा शब्द इसमें क्या इसको कॉमा वाली स्टेट को कह रहे हैं, तो दीदी कॉमा वाली स्टेट को नहीं कह रहे हैं, जैसे शरण भैया ने भी बताया। हम सिर्फ अपनी रोजमर्रा की भाषा को भी यूज करें ना, तो कई बार ऐसे शब्द सुनने को बोलते हैं, शायद हम बोल भी देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, लाइफ बहुत मैकेनिकल हो गई है ना। तो ये जो भाषा में ही निकलता है ना, हमें पता भी नहीं चलता कि भाषा में क्या कहता है, लाइफ बहुत मैकेनिकल हो गई है। उसमें हम लोग कॉमा में नहीं है, हम सब चलते फिरते हैं, खा पी रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई कॉमा में नहीं है, लाइफ मैकेनिकल हो गई है।
तो जो मैकेनिकल है वो यंत्रवत हो गई है लाइफ, ये है। तो जो शरवण भैया ने बार बार कहा, जिंदगी में एक भाव की तृप्ति की भी जो एक उम्मीद थी, एक प्यास थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वो प्यास तो अपने अंदर बनी हुई है, तो वो प्यास जो है वो अनफुलफिल्ड है, उसी को ही हम कह देते हैं कि भैया वो मैकेनिकल लाइफ बन गई है। पूरा जो है ना, पूरी जिंदगी में जी नहीं पा रहा हूँ। इसको इस तरीके से देख सकते। जी भैया, थैंक यू। सापेक्ष, सॉरी सापेक्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही संजीव जी। नहीं, साप आप बोलिए, आप बोलिए। सापेक्ष का मतलब शब्द क्या है? सापेक्ष बोले तो शरवण भैया, सापेक्ष सापेक्ष को वैसे देखेंगे भैया तो तुलनात्मक रूप से, या रिलेटिविटी, उसको कह रहे हैं हेलो। ना। तो अभी जो है वो काफी जो है वो तुलनात्मक जीना जैसे हो रहा है ना, मतलब दूसरों को देखकर, दूसरों के कंपैरिजन में, तो ओके उसको उसको सापेक्षता कह रहे हैं। मतलब ओके हम सुखी हैं कि नहीं, हमें ये पता नहीं चलता। भले हम दूसरों से आगे हैं तो हम सुखी, और हम दूसरों से पीछे हैं तो हम दुखी। तो हमारी स्थिति वही है, हम किसके साथ में, उसके हिसाब से हमारा सुख दुख अगर हो रहा है, या हम अपने अधिकार पे या सुखी या दुखी होते हैं, उस तरीके से थोड़ा देखें। जी, धन्यवाद। हाँ, यही जो है मानव से लेकर के फैलता है, उसी को सापेक्षवादी बोलते हैं। जैसे मैं मतलब मेरा मेरा आराम, मेरा कंफर्ट, ये सब, फिर मेरे परिवार का, उसी तरह से मेरे जिले का, फिर मेरे राज्य का, फिर मेरे देश का, मेरे देश के लिए सब कुछ। तो ये सब जो है, ये सब सापेक्षवादी है। मेरा देश जो है विकसित है, तुम्हारा देश देखो अविकसित है। मैं देखो अमीर हो गया हूँ, तुम गरीब हो गए हो, तुम गरीब ही रहोगे। मतलब ये सारी बातें जो हैं, ये क्या है कि सुविधा के लिए और अन्य चीजों को जो ध्यान में रख करके हम सारी बातों को बोलते हैं, तो उसमें जो छोटा बड़ा का वो रखता है, उसी को सापेक्षवादी बोल रहे हैं। और इसमें भौतिकवाद मुख्य बात है, केंद्र में भौतिकवाद ही है इसमें, सापेक्ष। जी, तो ये जो फिर नेशनलिज्म होता है कि हम नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक, ये सब तो फिर एक तरीके से नेगेटिव साइड पे चला गया, राइट? जो कि मुझे भी कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि ये हर कोई शायद सेम ही होना चाहिए, इसी नजर से देखा जाए। और एक एक जोड़ देना चाहिए कि हम ही सबसे नंबर 1 है, हम ही सबसे आगे हैं, हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है। तो ये एक तरीके से सारा नेगेटिव साइड पे रहा, ऐसा सोचना, राइट? भौतिकवाद। ये इसको ना, अगर हाँ, हम तो जब तक दुनिया में एक समझदारी की परंपरा नहीं आती है, तब तक ये बोलना भी। करो भैया, चालू रखिए। जी भैया, मेरी आवाज। अच्छा, तो जब तक एक दुनिया में समझदारी की परंपरा नहीं आती है, तब तक ये बोलने में थोड़ी सी समस्या आती है। नहीं तो मानव, मतलब अगर हमारी दृष्टि मानववादी सोच की होती है, एक ह्यूमनिज्म की हो जाती है, तो फिर हमको ये ध्यान रखना होता है कि मानव जो है वो सबसे विकसित रचना है धरती की, तो सबसे आगे होना चाहिए। वो मानव कहीं का भी हो, धरती पे कहीं भी रहता हो, अगर मानव आगे नहीं है तो धरती पे व्यवस्था नहीं है। मानव अगर जीव जानवरों से अभी पीछे ही है, जैसे जीव जानवर अभी अपने आहार विहार के मामले में नियंत्रित है, मानव अभी आहार विहार के मामले में भी नियंत्रित नहीं है। तो इस ढंग से देखेंगे तब वो बातें फैलेंगी। और जब तक दुनिया के सभी देशों में इस तरह की कोई बात शुरू नहीं होती है, तब तक ये मतलब ये नेशनलिज्म नेगेटिव है, ये बोलने से भी थोड़ा सा मतलब हमारी बात को कोई सुनने का नहीं पैदा होता है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।
तो भैया एक उदाहरण के तरीके से अगर देखें ना, तो जो पहले भी बात हुई थी उससे भी जुड़ती है, जिसको हम कह रहे थे कि हमें दूसरों के बारे में सोचना है। तो दूसरों के बारे में सोचना है, में ऐसा भी हो जाता है कि अपने देशवासियों के बारे में भी सोचना है। इसको तो हमने बड़े नोबल तरीके से देखा गया, लेकिन एक मानवीयता के एंगल से, विजडम के एंगल से अगर देखें, तो जैसे जितना ये इंडस्ट्रियलाइजेशन 100 साल में, इसमें एक चीज मेरे ऑब्जर्वेशन में जो आती है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सबका भी अपना अपना व्यू होगा, आप भी देखिए उसको जरा अपने तरीके से, कि ये जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इसमें अमेरिका, यूरोप वगैरह में ए फ्यू डिकेड्स एगो ऐसा रियलाइजेशन आना शुरू हो गया कि इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो फैक्ट्रीज वगैरह लग रही हैं, इससे काफी पॉल्यूशन हो रहा है ना। और पॉल्यूशन हो रहा है तो जहां पर फैक्ट्रियां लग रही हैं वहां पर पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब जो है वो वहां पर अपने लोगों के बारे में सोचा जाए, तो ऐसा सोचते हुए एक ऐसी जो है वो प्लानिंग हुई कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है इसको आउटसोर्स कर दिया जाए, है ना। इसको अविकसित देशों को या कम विकसित देशों की तरफ जो है वो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, मतलब अफ्रीका, इधर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर दी जाए। तो अब उसमें अंडरलाइंग एजम्पशन क्या है कि जो पोल्यूशन वगैरह होगा चाइना में होगा, इंडिया में होगा, अफ्रीका में होगा, और अमेरिका, यूरोप में जो है वो जो है पोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो चीजें बनेंगी, बनने के बाद में वहां पर जाए उसमें, मतलब तो अभी इसको हम कैसे देखेंगे? मतलब इसको आप नेशनलिज्म कहना चाहें तो उन लोगों ने अपने देशवासियों के बारे में सोचा, लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी वाले थॉट्स के साथ में देखें तो सोचकर कैसा लगता है? क्योंकि पोल्यूशन हो, और पोल्यूशन के बाद में जो हमारा और भी सारी चीजें हो रही हैं, है ना, ओजोन लेयर और ये सारी, ये तो पूरी धरती के लिए खराब हो रही हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा या ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल के पिघलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना को प्रॉब्लम होने वाली, ये प्रॉब्लम सारी दुनिया को होने वाली। तो काफी बार जो है ना, काफी नैरो थिंकिंग के हिसाब से चलते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन वो आखिर में जाके नुकसान अपना ही होता है। इस तरफ अगर हम ध्यान दे पाए तो ये बाबा जी ने बड़े अच्छे 2 शब्द दिए हैं यहाँ पर, संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता। ये जो है ना, ये दर्शन के काफी महत्वपूर्ण शब्द हैं, और जितने हमारे साथी लगातार जुड़े हुए और गहराई में जा रहे हैं, इन 2 शब्दों के बारे में जो ना अपनी समझ को जितना हम विकसित कर पाए। तो संवेदनशीलता में क्या रहता है कि जितना मैं सोच पाता हूँ, जितना मैं देख पाता हूँ, उसमें जो मेरे को ठीक लग रहा होता है वो मैं करता हूँ, है ना। जैसे अपने देश में पोल्यूशन हो रहा है तो इंडस्ट्री दूसरे देशों में शिफ्ट कर, ये एक ठीक सी पॉलिसी लगती है अपने देश के हिसाब से सोचते हुए। लेकिन फिर संज्ञानशीलता किसको कह रहे हैं? तो संज्ञानशीलता जो है वो संपूर्णता को समझ कर आती। तो मानव जो है संपूर्ण को समझे बिना ठीक नहीं जी सकता है। अगर संपूर्ण को नहीं जी समझा तो फिर किसी ना किसी नैरोनेस में, किसी ना किसी संकीर्णता में जिएगा, और उस जीने में कुछ डायमेंशंस जिंदगी के, कुछ डायमेंशंस धरती के वो छूट जाएंगे, और उसका फिर जो नुकसान है वो हमें कुछ समय के बाद में पता चलता है। तो ये संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता जो है ना, ये ये मुझे लगता है कि इस तरफ हम लोग खास सोचा करें, इस तरफ ध्यान दें कि प्रिसाइजली इससे क्या कहा जा रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कल्चर के साथ साथ एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो है ही भैया, ये तो सारी चीज एजुकेशन से ही आनी है। तो ये एजुकेशन के कंटेंट में ये आ जाए, मतलब ये देखने की बात है ना। तो मतलब जितना हमें महसूस होगा, जितनी अपने अंदर ये गहरी स्वीकृति होगी कि हाँ, एजुकेशन का कंटेंट अभी अधूरा है। तो एजुकेशन का कंटेंट अधूरेपन में क्या है? मानव मशीन नहीं है। इसको आगे चल के जब हम इसी पुस्तक को आगे पढ़ेंगे तो बाबा जी ने दूसरे शब्दों में भी कहा है कि मैं सिर्फ 200 हड्डियां और एक ब्रेन और एक हार्ट, ये चीज नहीं हूं, है ना। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। अभी हमने बच्चों को स्कूल कॉलेज में सिर्फ शरीर वाले पार्ट का अध्ययन कराया है। हार्ट के कितने वॉल होते हैं, दांतों का कैसे ध्यान रखना है, आंख का कैसे ध्यान रखना है, रोज रोज नहाना है, ये सारी की सारी चीजें क्या है? शरीर का ध्यान रखने वाला पार्ट। लेकिन मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो
हमारी पूरी शिक्षा में जीवन वाला पार्ट जो था वो छूट गया है। ये जितना हम पेरेंट्स इतनी इसको क्लियरली देख पाएंगे, उतना हम कम से कम अपने परिवारों में आने वाली पीढ़ी में इस कमी को हम फिलअप करते रहेंगे, और लार्ज स्केल में जितना हो सकेगा अपने आसपास भी बात करेंगे, तो अगली पीढ़ी आते आते फिर हो सकता है कि ये बात लोगों को, ज्यादा लोगों को स्वीकार हो कि इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भी लाने की आवश्यकता है। जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आती, हमारे बच्चे तो पैदा हो ही चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। तो मेरे बच्चे को सिर्फ बायोलॉजी की एजुकेशन काफी है, या शरीर के साथ चैतन्य पक्ष की भी समझ? चैतन्य पक्ष की समझ के बिना संबंधों में जीना नहीं बनता है, चैतन्य पक्ष की समझ के बिना मानवीयता के साथ में जीना नहीं बनता है। इसलिए सारे पढ़े लिखे लोग भी अमानवीय काम करते हुए अपने आसपास काफी बार पाए जाते हैं। तो ये हमारी अपने बच्चों की प्रति जिम्मेदारी जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंटेंट कंप्लीट होने से हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाए। आगे बढ़े जी। जी कहाँ तक पढ़ लिया था? आई थिंक पेज 63 मिडिल सेकंड पैराग्राफ आई 63 हाँ। तक नहीं, अच्छा पेज 60 से शुरू करना है। यहाँ से ओके यहाँ 65 जी हाँ जी 59 खत्म हुआ था। हाँ, ये वर्तमान जो घटनाएं हो रही हैं जी। anyone else want to volunteer then? हाँ, पढ़िए भैया पढ़िए। जी मैं करता हूँ। वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं इसी को घोषित कर रही हैं। सह अस्तित्व में जीने के लिए वनस्पति संसार अर्थात जंगल, पेड़ पौधे और पदार्थ संसार के साथ हमारे सह अस्तित्व को निश्चयन करना आवश्यक है। यदि इसके साथ हमारे सह अस्तित्व को निश्चय करने में असमर्थ हैं तो हम ज्ञानी नहीं, हम विज्ञानी नहीं हैं, हम विवेकी नहीं हैं। अर्थात ना हमारा ज्ञान पूर्ण है, ना हमारा विज्ञान पूर्ण है, पूर्ण ना विवेक पूर्ण है। पेड़ पौधों को छोड़कर कहाँ जिएंगे? पृथ्वी, पहाड़, खनिज को छोड़कर जीव संसार को छोड़कर कहाँ जिएंगे? इन सब के साथ हमको जीना ही है। यह सब हमारे साथ रहने वाले द्रव्य हैं, संपदा हैं, ऐश्वर्य हैं। हमको इनके साथ रहना है, इनको भी रहना है। यह निश्चयन में मानव ही प्रमुख मुद्दा है। मानव ही इसमें भ्रमित होकर, प्रताड़ित होकर, दुखी होकर जिया है। अब करवट लेने की जरूरत है, जागृत होने की जरूरत है। सबके साथ सह अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है। सह अस्तित्व को पहचानने की विधि में हम पाए हैं कि ये सबके सब सत्ता में ही है। यह सह अस्तित्व ही पहली गवाही है। क्रम से पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था उद्गमित, प्रभावित और निरंतर वैभवित है। प्राणावस्था अपने आप में व्यवस्था के रूप में प्रभावित है, प्रमाणित है, व्यवहित है। जीव संसार भी अपने त्वहित व्यवस्था में गवाहित है। मानव अपने त्व को कैसे समझा जाए, स्व को कैसे समझा जाए? स्व भी रहे, त्व भी रहे, यह मुख्य मुद्दा है। जीवन विद्या से स्व त्व समझ में आता है। जीवन को मैं स्व के रूप में पहचानता हूं। आप भी पहचान सकते हैं। शरीर को स्वरूप में पहचानते तक भ्रमित रहते हैं। जीवन को स्वरूप में पहचानना, उसी क्षण से मैं व्यवस्था में जीता हूं। अब आप भी वैसे ही जी सकेंगे। इससे पहले व्यवस्था होने वाला नहीं है। कितनी प्रकृति सहज, सह अस्तित्व सहज परिपूर्ण प्रक्रिया है। समझने वाली वस्तु भी जीवन है, जो समझेगा वह भी जीवन है।
आदर्शवादियों के अनुसार दृश्य, दर्शन, दृष्टा तीनों एक होने पर ही मुक्ति होती है। उनके अनुसार ईश्वर ही दृश्य है, ईश्वर को देखने वाला ईश्वर ही देखने वाला है, ईश्वर ही दर्शन है। इन्हीं आधारों पर बहुत सारा वाङ्मय रचा गया है। इसके बाद भी ईश्वर कैसा है, कहाँ है, क्यों है, ये समझ में नहीं आया। इसके बाद भी ईश्वर के आधारित बात मानव सुनता है, अच्छा लगता है। यह बात देखा गया है, अच्छा लगने में, अच्छा होने में दूरी यथावत बना हुआ है। इसके बाद मानव को यंत्र बताने लगे, वो भी हो नहीं पाया, लेकिन बताते ही रहे। जैसे ईश्वर को बता नहीं पाए, फिर भी बताते ही रहे। इस ढंग से हम फंस गए हैं, इससे हटकर कुछ सोच नहीं पाते। इससे छुटकारा पाने की विधि है, जीवन तो नित्य है। शरीर तो जीवन के लिए बारंबार घटना है। शरीर की रचना गर्भाशय में होती है। अस्तित्व सहज विधि से परमाणु विकसित होकर जीवन पद में आता है। शरीर बारंबार रचित व विरचित होता है। प्राणावस्था की एक सीमा है, उसके बाद वह विरचित हो जाता है। शरीर भी प्राण कोशिकाओं से रचित इकाई है। शरीर रचना में जितना संपन्न मेधस हो सकता था, वह मानव शरीर रचना में निहित है। इस आधार पर मैं इस बात को सत्यापित कर रहा हूं कि मानव संपूर्ण अस्तित्व को दूसरे को संप्रेषित कर सकता है। इससे ज्यादा मेधस का कोई प्रयोजन भी नहीं है। इस आधार पर मानव की शरीर रचना यानी प्राण सूत्र रचना विधि के आधार पर अनुसंधान होते बनी श्रेष्ठतम हो गई है, और भी कोई चीज बची होगी, वह भी आगे पूरी हो जाएगी। इस बीच शरीर यात्रा में हमको क्या करना है? जीवन जागृति को प्रमाणित करना है। इस क्रम में हम जैसे ही शुरू किए, संवेदना के छुपने का काम नहीं हुआ नहीं। न विज्ञान विधि से, न आदर्शवादी विधि से। संवेदनाओं के विरोध में बहुत सारे तप बताए गए हैं, बहुत से तपस्वी इस धरती पर, किंतु इन तपस्या के परिणाम में निश्चित समझदारी जिसके लिए मानव तरस रहा है, वह व्यवहार में, परंपरा में आया नहीं। अब तपस्वी क्या खोए क्या पाए, यह तो वही सत्यापित करेंगे। सामान्य लोग ऐसे तपस्वी को सिद्धि चमत्कार की अपेक्षा किए हैं, उसके पीछे लट्टू होकर घूमे हैं। मैं बता दूं कि अस्तित्व में ना सिद्धि है ना चमत्कार है। अस्तित्व में निश्चित व्यवस्था है, निश्चित परिणाम है, निश्चित उपलब्धि है, निश्चित मंजिल है, उसकी निरंतरता है। उसको मैंने देखा है, समझा है। ऐसे निश्चित मंजिल के लिए हम आप प्रत्याशी हैं। निश्चित विधि से ही वह निश्चित मंजिल मिलने वाला है। मानव का अध्ययन छोड़कर कॉकरोच को सर्वाधिक विकसित प्राणी बताकर, रासायनिक खाद बनाकर, कीटनाशक बनाकर हम मानव की मंजिल नहीं पाएंगे। मानव की मानसिकता तो धन के रूप में, शोषण के रूप में प्रयोग करके भी मानव अपनी मंजिल को नहीं पाएगा। इसका नाम दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। विश्व की सर्वोपरि संस्थाएं और न्यायालय भी इसे स्वीकारना चाह रहे हैं। जीवन की अक्षय शक्तियां हैं, उसको कहां शामिल किया जाए, उसको भोग द्रव्य के रूप में कैसे उपयोग किया जाए, उसका उत्तर कोई देगा? क्या जीवन को समझकर ऐसा प्रस्ताव रखा है? यह कहां तक मानव जाति के लिए उपकारी है? मेरा अनुभव यह कहता है,
मानव की जीवन शक्ति को कितना भी उपयोग करें वह घटने वाली नहीं है। अपने आप अनुभव करें, करोड़ों आदमी अनुभव करके देख सकते हैं। जीवन शक्तियों को का जितना भी उपयोग करें, शक्तियां और ताजा व प्रखर होती हैं। जितना आज उपयोग किया, कल उससे ज्यादा प्रखर हो जाती हैं। इस विधि से जीवन शक्तियों का कितना भी उपयोग करें, वे खत्म होती नहीं है। उसको तादाद में बांध नहीं सकते। बांधने जाओगे तो बांधने वाला ही विकृत होगा। इस प्रकार बुद्धिवान से भी हम कैसे गिरवी करते हैं, दास बनते हैं, शोषण का आधार बनते हैं, इसका नमूना है यह। मैं समझता हूं यह मानव विरोधी है, सह अस्तित्व विरोधी है। बुद्धि को शोषण का आधार बनाकर, देश द्रोह विद्रोह का आधार बनाकर, बपौती बनाकर हमारा बुद्धि के लिए आपको टैक्स देना है, ऐसा बताकर हम समाज बनाने की घोषणा करते हैं। यह क्या सच्चा हो सकता है? यह सोचने का मुद्दा है। मेरे अनुसार यह सर्वथा मिथ्या है। बुद्धि को कोई सीमित किया नहीं जा सकता और सब मानवों की बुद्धि अक्षय है। इसलिए उसे सीमा में पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। हम जितने वाङ्मय लिखा हूं, उससे भी बहुत बड़ा मैं स्वयं को अनुभव किया हूं। जितने भी यंत्र बने हैं, उससे मैं बड़ा हूं। मानव जाति बड़ा है ही। मानव ने ही सब किताबों को लिखा है और सब किताबों से बड़ा हर मानव है। यहाँ पर आए बिना हम अपनी सद्बुद्धि को प्रयोग करेंगे, यह हमको दिखता नहीं। Shall I continue? हाँ, ये पैराग्राफ पूरा कर लें। इस पेज पे नीचे जाके ये पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, तो जी। फिर बात करते हैं। इन सब चर्चाओं के शायद सोचने पर हम अपने में औचित्यता को स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकारने के क्रम में यही अंतिम बात आती है कि हमको समझदार बनना ही है। समझदार बनने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, नासमझी के प्रयोग में ही तकलीफ है। देखिए, यह धरती अपने में एक है। हम खंड प्रखंड में बांटकर हम राष्ट्र के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, उन हर एक खंडों के चारों ओर सेना खड़ी कर देते हैं। जब चाहे तब हाथापाई करते हैं, झड़प करते हैं। धरती तो टुकड़ा टुकड़ा हो नहीं सकता। होने के पश्चात कोई बच भी नहीं सकता। उसको टुकड़ा ही मानकर, यानी जबकि वह टुकड़ा नहीं है, क्या हम सच्चाई करते हैं? यह एक सोचने का मुद्दा है। हमारा झूठ कैसे घर किया है, इसका उदाहरण है ये। दूसरा मिसाल, मानव को अलग अलग करने के लिए रंग और नस्ल के आधार पर हमने सोचा, जैसा जानवरों में होता है। यह कैसी बुद्धिमत्ता है? मानव का मूल्यांकन समझदारी के आधार पर होता है, ना कि नस्ल और रंग के आधार पर। इसको हम पहले भी अच्छी घटनाओं के रूप में देख चुके हैं। जैसे दास युग का विरोध, राजयुग का विरोध। राजयुग से प्रजातंत्र के लिए मानव संक्रमित हुआ है, किंतु समाजवादी या मानववादी व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था करने के लिए अभी तक हम निष्णात हो नहीं पाए हैं। हम मानते हैं कि निष्णात हो गए हैं। झूठ यहाँ है, हम मानते हैं। हम पा गए, क्या पा गए? सुविधा पा गए। युद्ध, द्रोह, शोषण तो है ही, तो झूठ का स्रोत कहाँ कहाँ है? राष्ट्र की सोच, यानी धरती विखंडित है ऐसा सोचना। संविधान, केंद्र शासित शासन, राष्ट्र सर्वोपरि, संविधान सर्वोपरि, यह माना गया। संविधान का मर्म क्या निकला? केंद्र शासित शासन।
केंद्र शासित शासन क्या है? गलती को गलती से रोकना, अपराध को अपराध से रोकना, युद्ध को युद्ध से रोकना। सामान्य सुविधाओं का उपक्रम भी कुछ संविधानों में किया है, जिसमें यह सोचा गया है सबके पास पैसा हो तो वह जी लेगा, लड़ लेगा। थैंक यू रजत भाई, रुक जाते हैं यहाँ पे। थैंक यू। बताइए जी। अभी जो हम बात कर रहे थे अपने नेशनलिज्म वगैरह की, आई थिंक वही बात यहाँ पर आई है। तो ये बहुत अच्छा रहा कि हमने पहले भी डिस्कशन कर ही रहे थे और बिल्कुल अब उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। मेरा इस बात पे ध्यान गया कि जो एक लाइन आई थी कि जीवन विद्या स्व और त्व को समझना, तो बहुत अच्छे से मतलब सिर्फ 2 शब्दों में एक तरह से बाबा जी जीवन विद्या की बात कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बिल्कुल लगी। बिल्कुल। बताइए, कुछ ध्यान गया हो, कुछ बात करनी हो। शरण भैया, आप अपने तरीके से किसी मुख्य पॉइंट की तरफ ध्यान गया हो तो आप बताना चाहें तो। आवाज नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। तो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं एक पॉइंट की तरफ मेरा थोड़ा सा ध्यान जा रहा है। एक शब्द आता है, वो बार बार आएगा मध्यस्थ दर्शन में, जितना हम आगे जाएंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लें, इंपॉर्टेंट है। ये आता है संप्रेषित। तो संप्रेषित का क्या मतलब कि कोई चीज मुझे पता चल गई तो मैं आपको भी बिल्कुल उसी तरह से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ जैसे मुझे समझ में आ गई। तो इसको कह रहे हैं संप्रेषित करना। तो यहाँ पर बाबा जी बड़ी बात कह रहे हैं कि मानव संपूर्ण अस्तित्व को दूसरे को संप्रेषित कर सकता है। तो अस्तित्व को संप्रेषित कर सकता है मतलब अस्तित्व के बारे में अपनी जो समझ बनी है उस समझ को दूसरे तक भी पहुंचा सकता है। तो अभी तक जो हम मानव परंपरा के इतिहास को देखें तो उसमें काफी बार ऐसा, मतलब मेरा बार बार ऐसा शब्द निकलता है, पहले भी मैंने कहा ही होगा कि हमें ना रेयरली कोई कोई लोग अच्छे से दिखते हैं जीते हुए, तो ये अच्छे से जी रहे हैं और हमें लगता है कि भाई हाँ, मतलब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अच्छे से जीते हुए लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है, ये एक समस्या है ना। अच्छे लोग 2000 साल पहले भी थे, अच्छे लोग 500 साल पहले भी थे, अच्छे लोग आज भी हैं। तो ये नहीं कहा जा रहा कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन ये अच्छे लोग क्या है बेसिकली? तो अच्छा व्यक्ति वो है जो समझदार है ना। तो समझदार आदमी को कैसे जीना है उसकी समझ आ जाती है, और वो उसके जीने में वो दूसरों के जीने को बाधित नहीं करता है, उसमें हर्डल्स नहीं क्रिएट करता है, खुद भी जी पाता है, खुद भी तृप्ति पाता है, और उसके आसपास वाले लोगों को भी लगता है कि भाई हाँ, इसके जीने से हमारे जीने में कुछ बाधा नहीं पड़ रही। तो ऐसा जीना कैसे हो पाता है, इसको दूसरों को कैसे ट्रांसफर किया जाए? अस्तित्व में ही जीना है, तो अस्तित्व को समझकर अस्तित्व में कैसे जीना है, इसको दूसरों तक संप्रेषित किया जा सकता है, दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है।
ये बाबा जी इस सेंटेंस में कह रहे हैं। ये काफी बड़ा क्लेम है, और जैसे जैसे हम समझते हैं फिर हमारा धीरे से विश्वास बनता है कि बात तो ठीक है। जैसे जो बाबा जी कह रहे हैं वो हमारे तक पहुंच रहा है, तो बाबा जी अपनी समझ को हमारे तक संप्रेषित कर पा रहे हैं, तो हम समझेंगे तो हम भी अपनी समझ को अगली पीढ़ी तक संप्रेषित कर पाएंगे। तो यही समझ का ही मल्टीप्लिकेशन करना था। तो समाज में समझदार लोगों की संख्या बढ़े, यही तो सबकी चाहना है ना? तो अभी वो समझदार लोग बाय रैंडमनेस, जितने रैंडमली अपने आप आ जाते हैं वही आ जाते हैं। हम उसमें कुछ अपनी तरफ से मानव जाति उस अच्छेपन को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रही है। ये जो है एक पीड़ा है। तो शिक्षा के माध्यम से जो है वो संस्कार संप्रेषित किए जा सकते हैं, समझ संप्रेषित की जा सकती है, मानवत्व संप्रेषित किया जा सकता है, अस्तित्व के बारे में समझ संप्रेषित की जा सकती है। ये जो है मुझे लगा कि ये एक काफी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। इस बारे में भैया मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे समझ तो संप्रेषित हो रही है जैसे बाबा जी ने किया और इतने लोग समझे हैं उस बात को, मगर जो अनुभव है वो तो आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया उनको हुआ, तो वो चीज नहीं हो सकती ना, मतलब वो दोनों अलग। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए हर एक चीज में समय भी लगता है और परिवेश की भी बात है। तो बाबा जी ने अगर हम देखें तो उनके बचपन से ही ये सवाल रहे हैं ना, वो 15-20 साल के थे और फिर उन्होंने उस 15-20 साल की उम्र से लेकर 1975 तक देखे, जब वो 55 साल के हो गए तो उन्होंने अपनी जिंदगी 40-50 साल इसमें लगाए हैं ना। तो उसके बाद में हमारे आसपास जितने लोग अभी मिलते हैं हमारे को, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो 1990 के दशक में बाबा जी के संपर्क में आए। हमारे सोम त्यागी जी हैं, साधन भैया हैं, ये सब लोग ऐसे हैं जो 1994-95 में बाबा जी के संपर्क में आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय दिया जाए। तो शुरू में जैसे देखें कि शुरू में चीजों का विकास मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े स्लो तरीके से रहता है। जैसे अगर हम टेलीफोन का इतिहास देखें, किसी भी चीज का लेके देख लीजिए, टेलीफोन का लेके देखिए, बेशक कार का लेके देखिए, है ना। जब टेलीफोन, अगर 100 साल पहले टेलीफोन का आविष्कार हुआ तो पहले 50 साल में ज्यादा विकास हुआ या आखिर के 10-20 साल में ज्यादा विकास हुआ? तो ऐसा क्लियरली हम देख पाते हैं कि ये जो रिवॉल्यूशन आई है, ये आजकल की पीढ़ी ने, हमारे बच्चों ने जो ये देखा है, हमारे बचपन में तो कल्पना भी नहीं थी कि हमारे हाथ में मोबाइल आ जाएगा और चलते चलते इंटरनेट भी चलेगा मोबाइल से और ये सारी चीजें होंगी। हमारे को अपने बचपन में इस तरह की कुछ भी ऐसा नहीं लगता था। तो ये सारा विकास जो है पिछले 20-25 साल में जो हुआ है, ये पहले 75 साल की कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो गया। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि शुरू में जब लोगों ने टेलीफोन पे काम करना शुरू किया होगा तो कुछ 50 लोग रहे होंगे, 500 लोग रहे होंगे। धीरे धीरे करके जब इसका फैलाव हुआ, इसके ऊपर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और कुछ ना कुछ ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से होना शुरू हुआ, तो फिर हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने काम करना शुरू किया। तो उसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो हमें काफी क्लियरली दिखा। तो जिस तरह से टेलीफोन इंडस्ट्री कभी एक नेसेंट स्टेज पे थी, इन्फेंसी के स्टेज पे थी, उसकी मैच्योरिटी, उसका फाइनल कल्मिनेशन हम आज देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी हम इसमें एक इन्फेंसी वाले स्टेज में हैं। अभी कोई समय आज से 20 साल बाद ऐसा आएगा कि अच्छे से इंस्टीट्यूशनलाइज होगा और हजारों लाखों लोग इसके बारे में बातचीत किया करेंगे और फिर इसका एकदम से हमको वो जो आप बात कर रहे हैं कि अनुभव संपन्न वगैरह जो है, वो मेरे को लग रहा है कि तब वो ज्यादा तादाद में हमको दिखेगा। तो अभी हमको अपने पे भी काम करना है और इसके लोक व्यापीकरण पे भी काम करना है। सब साथियों की ये जो है वो दो जिम्मेदारियां बनी हुई है। जिन भी साथियों ने इनको जो है वो सीरियसली लिया है, उनको लगता है कि हमारे ये दोनों रोल्स हैं, अपनी जागृति के लिए भी काम करना है और आसपास भी जागृति के लिए काम करना है। जी भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जैसे आदरणीय बाबा जी, मतलब आदरणीय नागराज जी जो बोलते हैं कि समझ को संप्रेषित कर सकता है, तो उसके वो स्वयं प्रमाण थे कि उन्होंने, जैसे उसके पहले तो कहा जाता था कि समझ को बताया नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। तो
इन्होंने कहा नहीं, बताया जा सकता है, संप्रेषित किया जा सकता है। तो जितने जितने लोगों से उन्होंने बात किया, सबने कहा कि ये बात तो हमको समझ में आ रही है जो आप बोल रहे हैं। तो जैसे हमको कहीं, हम गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ का समझ का मतलब होता है ज्ञान, विवेक, विज्ञान। तो ज्ञान की 3 वस्तुएं हैं, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयता, पूर्णाचरण ज्ञान। इसको बताया जा सकता है और मानव का प्रयोजन भी बताया जा सकता है और जाने की दिशा भी बताई जा सकती है। इतना तो काम किया जा सकता है, ऐसा उनका विश्वास बना और ऐसा उन्होंने कहा कि संप्रेषित किया जा सकता है। जी बढ़िया भैया, और बताएं। संजीव जी, इसमें वो जो वर्ड आ रहा है जो मैं इसको बोल नहीं पा रहा हूँ, हाँ, ये इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। अच्छा, एक्सपर्ट, निष्णात, वो कैसे बोलेंगे इसको? निष्णात। निष्णात, ओके। पेज हम मानते हैं कि निष्णात हो गए, मतलब हम मानते हैं कि हम एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। संघर्ष पूर्वक ही जीना है, संघर्ष से ही अस्मिता बना रहता है, यही सब घोषणा करते हैं। इन घोषणाओं में क्या सच्चाई कर रहे हैं? सारे झूठ की जड़ इन्हीं घोषणाओं में है। इसी पर आधारित परिवार, व्यापार, शिक्षा आदि सब झूठ के पुलिंदों के नीचे दबे हैं। कुछ इससे छूटने की कोशिश करते हैं, कुछ दबे रहते हैं। हमारी इच्छा है शिक्षा में परिवर्तन करने की। अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने को तत्पर हुए हैं। जीवन होने की स्वीकृति हर मानव में है ही। हर व्यक्ति अपने मन से कहता ही है कि जीवित हूँ, जीवंत हूँ। किंतु जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन का अध्ययन करता कौन है? जीवन की 10 क्रियाओं को मैंने समझा है, जीकर देखा है, ये मुझ में प्रमाणित हुई है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ लें। पहला, आत्मा। जीवन का यह एक भाग है जो सह अस्तित्व में अनुभव करता है, जिसे मध्यांश के रूप में मैंने देखा है। गठनपूर्ण परमाणु के मध्यांश के रूप में यह अपने आप में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परिवेश के रूप में बाकी सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। जीवन परमाणु के मध्य में आत्मा 2 ही क्रिया है। अनुभव और प्रामाणिकता सहज रूप में व्यक्त होता है, जिसका प्रमाण मैं हूँ। दूसरा, बुद्धि। प्रथम परिवेश में अनुभव, प्रमाण, बोध और ऋतंभरा यानी संकल्प 2 क्रियाएं होते देखा है। अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प क्रिया प्रकट होता है, जिसका नाम ऋतंभरा है। तीसरा, चित्त। द्वितीय परिवेश में चिंतन और चित्रण 2 क्रियाएं होती हैं। चौथा, वृत्ति। तृतीय परिवेश में तुलन और विश्लेषण 2 क्रियाएं होती हैं। पांचवा, मन। चतुर्थ परिवेश में चयन और आस्वादन 2 क्रियाएं होती हैं। यही जीवन संपूर्णता में 10 क्रियाएं हैं। अभी तक मानव 4.5 क्रियाओं में प्रमाणित हुआ है। तुलन में प्रिय हित लाभ है। प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक, शरीर मूलक होता है, जबकि इंद्रियों को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। शरीर को जीवन मान लेना ही मूल भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने पर शरीर के अनुसार चलना होता है। यही मान्यता का आधार है। जानना कुछ होता नहीं है। होना क्या चाहिए? जीवन को जीवन माना जाए और शरीर को शरीर। जीवन का और शरीर का प्रयोजनों के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है। यदि ऐसा होता है, मानव चेतना पूर्वक जीना बनता है, व्यवस्था में जीना बनता है। इनका मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होगा ही।
व्यवस्था में जीने के लिए आवश्यक है कि जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर तथा शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर हो। शरीर की उपयोगिता जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए है। मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है तब वह जीवंत ही रहता है। जीवंत शिशु मिलने के बाद हम यह मान लेते हैं कि यह शरीर ही जीवन है। थोड़े दिन बाद वह शिशु भी यही मान लेता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने की बात बनी हुई है और इस फंसाव से निकलने के लिए अभिभावक को समझदार होना ही होगा। शिशु का शरीर गर्भ में बनता है और उसे कोई ना कोई जीवन चलाता है। जीवन प्रकृति में है ही। शरीर को जीवन चौथे पांचवें महीने में चलाना शुरू कर देता है। इस प्रकार शरीर और जीवन का संयोजन गर्भाशय में ही हो जाता है। जीवन शरीर नहीं है। यह पहचानने की बात इस प्रकार है। शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय की, धर्म की, सत्य की प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं है, किंतु हम हर मानव से न्याय की, व्यवस्था की, सत्य की अपेक्षा प्रतीक्षा करते ही हैं। इन अपेक्षाओं का पूरा होना ही जीवन की 10 क्रियाओं को प्रमाणित करता है। जीवन को जीवंत रहने के लिए शरीर में जीवन होना जरूरी है। अभी आगे, जीवन अपने से सदा से शिशु काल से मन की 2 क्रियाओं चयन आस्वादन को शुरू करता है। विश्लेषण और तुलन में विश्लेषण तो करता ही है, तुलन में केवल प्रिय हित लाभ के आधार पर ही करता है। चित्त की एक क्रिया चित्रण को हम करते ही हैं। चित्रण क्रिया के कारण मानव अपने सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा की समस्त वस्तुओं को चित्रित कर लिया है और उसको प्राप्त कर लिया है। प्राप्त करने के बाद भी हम व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। आदर्शवाद, शुभ कल्पना अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। भौतिक और उन्मात्रय पूर्वक सुविधा संग्रह प्रवृत्तियों का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लोकव्यापीकरण में सफल होते हुए भी सबको सुविधा संग्रह सुलभ नहीं हुआ। इन्हीं उपलब्धियों को हम सोचते रहे श्रेष्ठता की उपलब्धि है, मानवीयता की उपलब्धि है, मानव के अधिकारों की उपलब्धि है, शोषण संघर्ष की उपलब्धि है। इन बातों को सुनकर हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। हम कैसे मान लिए कि हम मानव के लिए सब कुछ पा लिए, मानव का अध्ययन कर लिए। यह सोचने का पुनर्विचार करने का मुद्दा है। शरीर शास्त्र के नाम से जो कहा जाता है उसमें केवल शरीर रचना व प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और कहते हैं कि मानव का अध्ययन कराया जाता है। आप सोचिए, शरीर को काटकर मांसपेशियों को, हड्डियों को गिनकर मानव का अध्ययन किया जा सकता है? जीवंत मानव शरीर में आंख, कान आदि का अध्ययन करने पर मानव का अध्ययन कैसे होगा? इस तरह परंपरा में मानव को झूठ का पुलिंदा लादा जाता है, जबकि हम मानव का अध्ययन किए नहीं और डींग हाँकते हैं कि हम मानव का अध्ययन कर लिए हैं। अस्तित्व का अध्ययन किए नहीं और कहते हैं कि हम इस पर शासन करेंगे। इस ढंग से मानव परंपरा बोझ तले दब गई है। मानव परंपरा बोझ तले दब गई है। अब 2 ही विकल्प है, या तो इससे निकला जाए और या दबकर मरा जाए। नियति ही अपने को संतुलित करती है, यह हमें भी पढ़ाया जाता है। मानव जाति जितना अति कर सकता है, करने के बाद प्रकृति ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी कि मानव इस धरती पर रहेगा ही नहीं। पर्यावरण की बात पर हम हल्ला गुल्ला सुनते ही हैं। कितना आदमी बचेगा, कितना मरेगा, इसके लिए उपाय सोचा जा रहा है। कुछ देश वाले सोचते हैं हमारा देश बच जाए, कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि हमारे धर्म वाले बच जाएं। बचाने वाला वही है जिसे रहस्यमय ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, अवतार, देवदूत आदि से काल्पनिक आश्वासन उनको मिलता है। ऐसा किसी एक का नाम लेते हैं। उसमें कुछ मजहब की बात रहती है, बाकी का अंत होने वाला है।
यह सब कहकर कहाँ जाना चाहते हैं? क्या होगा ऐसे सोचने से? इस मुद्दे पर हमारा सोचना यह है कि धर्म और राज्य शिक्षा के नाम पर सभी भटक चुके हैं अच्छी तरह से। धर्म गद्दी में धर्म की कोई सार्वभौमता नहीं है। धर्म गद्दी के नाम पर जितने भी धर्म हैं, उनमें कोई सार्वभौम धर्म का आकार नहीं है। कोई शिक्षा नहीं, कोई प्रमाण नहीं। कहाँ से धर्म को लाएं? राज्य गद्दी में राज्य की कोई अवधारणा सार्वभौम तो नहीं है। थैंक यू जी, रुक जाते हैं यहाँ। बताइए जी। मोटा मोटा सा जो ये पहले पेज पे तो जीवन क्रिया को एक हल्का सा रिकैप करने की कोशिश की बाबा जी ने। तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा जो है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की है। फिर ये प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, और फिर एक ऐसा कहा जा रहा है कि न्याय, धर्म, सत्य जो है ये शरीर की चाहत नहीं है, ये जीवन की चाहत है। कहीं पे बाबा जी ने ऐसा यहाँ बोला भी है कि न्याय, धर्म, सत्य की चाहत शरीर के किसी अंग को नहीं रहती है, ये जो है जीवन में ही रहती है। और हाँ, शरीर के किसी भी अंग अवयव में न्याय, धर्म, सत्य की प्रतीक्षा, अपेक्षा नहीं है, लेकिन मानव में न्याय, धर्म, सत्य की अपेक्षा, प्रतीक्षा है। तो ये 10 क्रियाओं के बाद में आदमी मानव जो है वो प्रमाणित होता है। तो इस तरह से जो है ये फिर इसी चीज को बाबा जी ने फिर से शिक्षा के साथ में लिंक करते हुए ये बोला कि शरीर शास्त्र को ही समझ लेना जो है वो मानव का अध्ययन नहीं है। हम पहले बात भी कर रहे थे, हड्डियों को गिनकर, मांसपेशियों को गिनकर इससे मानव का अध्ययन नहीं हुआ है, मानव का अध्ययन किए नहीं है। जीवन का अध्ययन किए बिना मानव का अध्ययन नहीं होता है पूरा। ये बाबा जी का प्रस्ताव है हमारे लिए। तो जैसे रजत भाई शुरू में कह रहे थे कि भैया कितना समय लगाया जाए या ना लगाया जाए, तो ये मुद्दे हैं अपने में सोचने के कि भैया हाँ, मेरे को भी इस तरीके से ये बात जो है वो क्लियर होती है कि नहीं होती। मैं जब अपने में देखता हूँ रजत भाई और बाकी सब साथियों के लिए भी, तो मुझे ना ये बड़ी क्लियरली दिख पाता है कि जैसे मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, तो हमें ना लॉजिकल बात पसंद आती है। तो अभी तक क्या हुआ कि ये जो जड़ संसार है, जो भौतिक रासायनिक संसार है, इसकी बात शिक्षा में बड़ी आसानी से, बड़े अच्छे से, तर्क संगत तरीके से हो जाती है। और हम जैसे बच्चों तक, जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़े, तो हम हमारे तक पहुंची भी, और फिर हम बड़े हुए तो हमने अगली पीढ़ी को भी बता पाए, अपने ऑफिस में जो जूनियर लोग आते थे, नए फ्रेशर्स आते थे, उन तक भी पहुंचा पाए। तो भौतिक रासायनिक संसार की सच्चाइयां तर्क संगत तरीके से संप्रेषित की जा सकती हैं, उनको समझाया जा सकता है, इतना मानव परंपरा में आ चुका है। अब आदरणीय नागराज जी क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जड़ संसार को तर्क संगत तरीके से समझा जा सकता है, उसी तरह से चैतन्य संसार को भी तर्क संगत तरीके से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले चैतन्य संसार है, इस चीज की स्वीकृति बने, और फिर उस चैतन्य संसार को तर्क संगत तरीके से समझा जाए, तो अस्तित्व का अध्ययन पूरा हुआ। अस्तित्व है क्या? जड़ और चैतन्य, प्रकृति का अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। तो जड़ को तो मोटा मोटा सा थोड़ा हम एजुकेशन में कवर कर ही रहे हैं, जो चीजें रह गई हैं उसको भी आगे भी कवर कर सकते हैं। चैतन्य पूरा का पूरा छूटा हुआ है, तो चैतन्य वाला पार्ट है और उसका तर्क संगत अध्ययन किया जा सकता है, ये एम्फेसाइज करने की बात है। ये इसकी अपने में स्वीकृति बनती है, तो मुझे लगता है कि फिर हम इसको समझने के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को घर चाहिए, कार चाहिए, पैसे चाहिए, तो हम उनके लिए छोड़कर जाएं, तो फिर एकदम से ये भी बड़ी क्लियरली पता चलता है कि ये वाली समझ भी हमारे बच्चों को चाहिए, तो ये भी हम उनके लिए परोस कर जाएं, उनके लिए छोड़कर जाएं, तो वो जिंदगी में सुखी हो पाएंगे। नहीं तो जिस अतृप्ति के साथ में, जिस मैकेनिकल लाइफ को हमने जिया है, कहीं आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी को ही वैसे ही ना जीती रहे। ये जो है अपने में सोचने की बात।
तो मुझे लगा कि इतनी बात की। आप बताइए कुछ प्रश्न हो शरण भैया, आप कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं। नहीं भैया ठीक है, अगर किसी को तो लेते हैं। भैया मेरे को कुछ कहना था, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी कई दिनों से, बताइए बताइए। ऐसा भी थी कि एक्चुअली ये पैराग्राफ पढ़ के भी ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को तो शरीर माना ही हुआ है, और डेफिनेटली जो चीज़ है वो आगे पास ऑन भी हो रही है बच्चों को। तो शायद इसमें मानना मेरा सही है या गलत है कि जैसे कि अगर बच्चों को कोई स्नेह या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इवन कोई इमोशनल उसकी भी ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो वो बिना, मतलब ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, बिना टच किए जो वो है वैसा नहीं फील कर पाते, ना हम कर पाते हैं उनके साथ, ना वो हमारे को कर पाते हैं। तो मेरा कहने का अर्थात ये है कि जैसे कि अगर वो हमारे साथ हैं तो वो तब उपस्थित हैं जब वो दिख रहे हैं, या फिर जब वो छू रहे हैं, या फिर वो जब गले लगे हुए हैं स्नेह के रूप में, या फिर उसको एक्सपीरियंस करने के रूप में। बट अदरवाइज मैंने ऐसा सोचा था कि अगर हम जीवन को समझ पाए, ये जस्ट मेरा एक थॉट है कि अगर मैं जीवन को समझ पाया तो, और बच्चों को समझा पाया, तो इन चीज़ों की जो है वो थोड़ा सा ना होने से भी कोई कमी नहीं महसूस होगी। ठीक कह रहे हैं भैया, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि समय के साथ साथ कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि घर के सभी सदस्य इकट्ठे एक ही छत के नीचे हमेशा रह पाए, ऐसा तो संभव नहीं होता। कभी बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे शहर में कॉलेज में जाएगा, हॉस्टल में रहेगा, है ना। कई बार दूसरे देश में उनकी शादी हो जाएगी और वो वहां जाकर रहेंगे, नौकरी लग जाएगी दूसरे देश में दूसरे शहर में। तो भावनात्मक जुड़ाव जब रहता है तो शरीर रूप में सामने ना होने से कुछ कमी नहीं महसूस होती, या वो कम से कम वो कमी इतनी प्रभावशाली नहीं होती, जो कि अगर वो भावनात्मक जुड़ाव ना हो तो फिर सारी की सारी डिपेंडेंसी जो है वो शरीर के आमने सामने होने से ही रहती है। और काफी बार तो भैया हमने ऐसा देखा है, बड़ी दुखदाई परिस्थितियां भी अपने आसपास घरों में कभी कभी होती हैं कि एक ही बिल्डिंग में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए, शरीर रूप में एक दूसरे को देखते हुए भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, तो घर के लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ में खाना भी नहीं खा पाते हैं, अलग अलग समय पे खाना खाते हैं, अलग अलग समय पे मतलब एक दूसरे को अवॉइड करते हुए भी दिखते हैं। तो शरीर का आमने सामने होना, शरीर दिखते रहना, ये अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। मैं इसको ऐसे देखता हूं, वो जब तक वो भावात्मक जुड़ाव नहीं होता है, संबंध भावात्मक जुड़ाव के साथ में, तो आपने अच्छे से पहचाना, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उसको। तो भावात्मक जुड़ाव होना ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद में शरीर साथ में है, एक ही घर में रह रहे हैं तो भी अच्छा है, और कुछ किसी जिम्मेदारियों के कारण कहीं और भी जाना पड़ रहा है तो वो भी स्वीकार हो जाता है, उसमें क्या समस्या। क्योंकि मेरे बच्चे एक्चुअली छोटे हैं, तो मैंने ये एक्सपीरियंस तब किया था कि उनका जो मतलब फिजिकल जो हमारे साथ टच है या जुड़ाव है वो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगा कि इस एज में शायद वो रिक्वायरमेंट होती भी है, कि जैसे कि एक छोटा बेटा है मेरा जो 4 साल का है, और बड़ा जो है वो 9 साल का है। तो वो कुछ मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें होने में कोई बुराई नहीं है। साइंटिफिकली ये भी बोला जाता है कि बच्चों को जो वो है उससे एक सपोर्ट मिलती है, इमोशनल, फिजिकल। मगर ये चीज अपने आप में अगर देखा जाए तो इस चीज से हम थोड़ा सा एक अलग लेवल पे भी तो जा सकते हैं, वो शायद जीवन की वजह से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे जैसे मतलब इसको महसूस कर ही सकते हैं, आप भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे, मेरे को लग रहा है कि वो ये जीवन वाले पक्ष, ये चैतन्य वाले पक्ष की तरफ जितनी हमारी अपनी क्लैरिटी बने, है ना, तो उस क्लैरिटी के साथ में हम अपने परिवार में फिर जो है वो, मुझे लगता है कि संबंधों का निर्वाह उस तरीके से शुरू कर देते हैं। फिर हमारा जीना परिवार में जो है वो शरीर प्रधान विधि से नहीं रहता है ना। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन शरीर सिर्फ शरीर प्रधान विधि से या सिर्फ शरीर मूलक विधि से जीना जो है वो अधूरा रह जाता है, मतलब इतनी बात कही जाती है। नमस्ते भैया, नमस्ते जी सभी को। भैया, मैं इसमें कुछ मुझे ये थोड़ा, जोड़ना है। हाँ श्रवण भैया आप बोलिए, फिर मैं बात करती हूँ। आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते।
हाँ, इसमें ये जोड़ना है कि हमारे लिए अवसर है कि जितना दिन बच्चा हमारे साथ है और मतलब फिजिकली हम उसको ज्यादा हमारे पास है और हम उसको खिला रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, उसके साथ हैं, वो हमारे लिए अवसर है उसके अपब्रिंगिंग का, जीवन का, उस समय उससे चर्चा करना, जीवन नाम की सच्चाई को भी उसको परिचित कराना और उसके साथ बातचीत करना, जिससे कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो जीवन देख पाए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर है, क्योंकि जब बच्चा करीब है तो संवाद अच्छे से होता है। जब बच्चा पढ़ने चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर संवाद करना, फिर जब आएगा तब बात करना। तो अभी हमारे लिए अवसर है ये भैया, बहुत अच्छा। बिल्कुल भैया, मैं इसमें एक बात, जैसे भैया बात कर रहे हैं कि उसके बच्चा सब सामने आता है, पास में आता है, उसको छूना, उसको हग करना, वो बच्चा चाहता है कि एकदम गले लग जाए और इस तरह से। तो वो जो जो भाव हमारा है, क्योंकि हम जो मानव है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, उस हिसाब से क्या होता है कि जो भाव जो है वो टच से संवेदनाओं से भी संप्रेषित होता है, उस तक पहुंचता है। और ये बात जो है वो जैसे ये बचपन से ज्यादा शुरू होती है, क्योंकि शब्दों का इतना ज्यादा आदान प्रदान नहीं होता है। हम ज्ञान हम उसको समझा नहीं सकते कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और प्यार का क्या मतलब है, और क्या अगर हम जैसे हम पोषण कर रहे हैं या संरक्षण दे रहे हैं, और तो वो भाव के थ्रू, और भाव जो है वो हमारा शरीर मूलक ही पहले उसको समझ में आता है। तो वो जो है वो उसकी जब एक पूरी एक नींव साथ साथ बनती जाती है, तो कहना और बताना भी बहुत जरूरी रहता है, और उसको ये फील कराना भी। वो ये बात हम देखेंगे तो मैं जिस तरह समझती हूँ, जरूर नहीं है बचपन से ही है, बड़े होते होते भी कोई जरा सा बीमार होता है, उसके आप हाथ पे एक हाथ रख दीजिए, उतने में ही उसके बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है, उसको पूरा का पूरा ये आ गया कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा हुआ है। तो वो सारी कहानी एक टच में भी बहुत अच्छी तरह से संप्रेषित हो जाती है। मैं इसको इस तरह से भी देख रही हूँ जो आपने बात कही। बहुत बढ़िया विनीता दीदी, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ये था भैया कि क्या ऐसा होना ठीक है, या दोनों चीज़ों का बैलेंस, जैसे अभी जो दीदी बता रहे थे, तो डेफिनेटली ऐसा, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन विद्या पढ़ने के बाद जो जीवन का जो वो एक समझ है, अगर वो बन पाए खुद के अंदर और प्लस वो ट्रांसफ़र हो पाए, तो शायद उस चीज़ में जो सपोर्ट है वो हमेशा फिजिकली प्रेजेंट होने से मतलब वो हैम्पर नहीं होगी, ऐसा ऐसा लगता है। मगर अभी क्या ऐसा चीज ठीक है कि ऐसा सोचना, मेरा यहाँ से वो। हाँ नहीं, ठीक है। तो भैया मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपनी बात रखता हूँ 2 मिनट में, फिर शरण भैया भी इसके ऊपर जो ऐड ऑन करें, अपनी तरफ से भी और क्लियर करें कि बच्चे के साथ में भावात्मक जुड़ाव बनाना है। और जैसे विनीता दीदी ने कहा कि बच्चा ही नहीं, बड़े होने के बाद में भी बड़ा रहे, तो उसमें वो जुड़ाव बना रहे, तो उसके लिए टच करना, कभी हग करना, है ना, साथ में बैठना, ये जो है वो उससे वो बॉन्डिंग वाला पार्ट जो है वो बेटर होता है। सिर्फ जो एडिशनल बात मेरे को लग रही है वो ये लग रही है, ये सारा ना भावात्मक जुड़ाव बच्चे के साथ में या परिवार के सदस्यों का होता रहे, ये संवेदनशीलता तक है ना, इसको संज्ञानशीलता तक लेकर जाना है। ये प्रयोजन था, ये काम था, ये ध्यान में बना रहे कि साथ में बैठकर अच्छा ही लगता है, इसी में जिंदगी निकल गई, या अच्छा लगता है उसके बाद में ज्ञान संपन्नता, जो क्लैरिटी है, जो समझदारी है, उसके बारे में बात करनी है। बच्चे को उस तरफ लेकर जाना है, फैमिली में उस तरफ का एक जो है वो सेटअप बनाना है कि इस तरह का बातचीत का प्रचलन हो, इस तरह के संवाद हो सके। ये जो था ना, ये काम, मतलब सिर्फ हग तक और साथ साथ बैठ के
अच्छा लगता रहे, सुबह शाम हगिंग हो रही है, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं रहेगा, है ना। वो कर सके तो किया जाए, और कभी ऐसी परिस्थितियां होंगी, अलग अलग शहरों में होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे, तो भी उसको बाधा के रूप में या उदासी के रूप में ना देखा जाए, है ना। लेकिन साथ साथ बैठकर भावात्मक जुड़ाव है वो संज्ञानशीलता तक लेकर जाना है, ये पेरेंट्स की क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ये संज्ञानशीलता मतलब कि उनका वर्ल्ड के अंदर खुद प्रेजेंट होना, यही या उनकी जिंदगी को हम उस तरीके से संज्ञानशीलता मतलब पूरे अस्तित्व को पूर्णता के साथ समझ पाना, है ना। तो जो अभी मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, शरीर प्लस जीवन हूँ, अब ये बच्चे को कोई बड़ा बताएगा तो बच्चे को समझ में आएगी, है ना, नहीं तो अपने आप में तो नहीं आने वाली है। ठीक है, सुविधा और सुख में अंतर होता है ना। तो अब सुविधा क्या है, सुख क्या है ना, मूल्य है, संबंध मूल्य प्रधान है। अब ये वाली सारी चीजें जो है, जब बच्चे के साथ में हमारा भावात्मक जुड़ाव बन गया, बच्चा बातचीत करने लायक है, बच्चा हमारे साथ में, बच्चे को बैठ के अच्छा लगता है, तो हमें बातें क्या करनी है ना। उस तरह बैठ के अच्छा लगता है, और बैठ के सुबह से शाम क्रिकेट मैच देख रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, एक तो वो भी अच्छा लगने वाला परंपरा है, वो भी काफी कुछ होता हुआ दिखता है ना। तो वो साथ में अच्छा लग रहा है, उसको लेकर कहा जाना है, बच्चे को हम वहीं तक ले जा पाएंगे जहां तक पेरेंट्स खुद गए हुए। तो पेरेंट्स की जितनी अपनी समझदारी होगी, उतना बच्चे को लेकर जा पाएंगे, और अपनी समझदारी बढ़ानी है ताकि बच्चे को भी हम ले जा पाए। इस रोल में हम अपने आप को देखते हैं। संजीव जी, ब्रिज एक प्रश्न था। हाँ जी, नमस्कार। पेज 67 पे जो लिखा गया है कि धर्म गद्दी में धर्म की कोई सार्वभौमता नहीं है। धर्म गद्दी के नाम पर जितने भी धर्म हैं, उनमें कोई सार्वभौम धर्म का आकार नहीं है। तो इस सार्वभौम का क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब धर्म कोई सार्वभौम मैसेज को अगर नहीं, सार्वभौम को बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल। तो धर्म तो सारे यूनिवर्सल फॉर्म में एक चीज बोलते हैं, ये जैसे मानवता की तरफ चलिए, कोई किसी को कष्ट मत दी, वो नहीं सब बोलते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इतने झगड़े क्यों होते हैं? अगर एक ही चीज बोल रहे होते तो मतलब समस्या ना होती शायद ज्यादा। तो है ना, तो मतलब अगर वो धर्मों में देखा जाए तो काफी सारी चीजें जो है वो उनमें अलग, एक चीज जो सब धर्म मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन बोलते हैं, वो ये सारे धर्म बोलते हैं कि मानव सिर्फ शरीर नहीं है, ऐसा सब बोलते हैं, है ना। हिंदू धर्म में उसको शरीर के साथ आत्मा बोला, इस्लाम में शरीर के साथ रूह बोला, है ना, क्रिश्चियनिटी में शरीर के साथ में सोल बोला। तो ये सब तो बता रहे हैं कि शरीर के अलावा कुछ है, लेकिन वो क्या है उसमें यूनिवर्सैलिटी नहीं है। किसी में बोला कि ये आत्मा ही बार बार आके शरीर धारण करती है, किसी में बोला कि नहीं बार बार नहीं आती है, सिर्फ एक ही बार आती है, उसके बाद में कोई डे ऑफ जजमेंट आएगा, डे ऑफ रेकनिंग आएगा। तो ये जो है ये फिर डाइवर्सिटी आ जाती है। तो अब होता क्या है ना, ये रहस्य में चला गया। ठीक है, समझ गया, थैंक यू। तो उसमें और इसमें एक और बात होती है भैया कि मेरा वाला अच्छा है, आप वाला खराब है, ये भी बहुत बड़ा चलता है, जिसके कारण हाँ आप देखिए ना, सबसे ज्यादा इतिहास में सबसे ज्यादा युद्ध तो धर्म के नाम पे ही हुए हैं, सबसे ज्यादा खून तो उसी नाम पे बहे हैं। बिल्कुल सही। तो उस बात को यहाँ कह रहे हैं। ओके, थैंक यू। शरण भैया, जो पहले बात हो रही थी उस पर भी कुछ ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से भी, फिर वाइंड अप भी कर देंगे। हाँ, उसमें इतना केवल ऐड करना है कि जैसे मतलब हमको ये लगेगा कि हम अनुभव संपन्न होंगे तब भी बच्चे से बात कर पाएंगे, तो इसको भी मतलब थोड़ा सा आदर्शवादी सोच बोलते हैं। हमको जो जो समझ आई है उतनी चर्चा करेंगे, और जो नहीं, हमको क्या होता है कि बच्चा उसके आगे का प्रश्न करेगा तो क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमको जो है वो हमने जब पढ़ाई किया तो उस समय ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, और अब ट्रिग्नोमेट्री भी आ गई है। तो अगर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या करते हैं कि जिसको आता है उससे मिलवा देते हैं, उससे बात करा देते हैं, भैया लो समझ लो। तो अगर उसके आगे का प्रश्न पूछता है तो हम कह सकते हैं इसके आगे का प्रश्न करना हो तो फला व्यक्ति है, उनसे हम उसका उत्तर लेते हैं, आपके सामने आपको मिल जाएगा। क्या होता है, मतलब इसमें हमें क्या संभावना लग रही है कि हमसे पहले हमारा आगे वाली पीढ़ी हो सकती है,
हमसे पहले हमारी आने वाली पीढ़ी अनुभव संपन्न हो सकती है, ये संभावना मुझे दिखती है। इसलिए अब संवाद तो शुरू ही कर देना चाहिए। जितना मेरी समझ बनी है उतने का करना चाहिए। उससे आगे का प्रश्न आता है तो उससे आगे मैं जिसको श्रेष्ठ पहचाना हूं उनसे बच्चों का संवाद कराते रहना चाहिए। जी भैया, बस बढ़िया बढ़िया भैया, थोड़ा कंफ्यूजन जो था वो भी क्लियर हो गया और बहुत बढ़िया। हिम्मत भी बनी है किसके बारे में सोचने की। एक्चुअली जो हिचक यही रहती है कि अभी तक खुद तो किसी लेवल पे नहीं है, तो क्या आगे बात भी क्या रखी जाए। तो ये चीज को लेके एक जो रुकाव जो है वो वहाँ पे आ जाता है। मगर इस चीज से ये है कि एटलीस्ट जितना जो भी है, चाहे किताबी है, मतलब मेरा ये मानना था, इसको ये पढ़ने के बाद में ये समझ बनी थी कि अगर मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ कि मैं खुद शरीर नहीं जीवन भी हूँ, तो ही मैं बता सकता हूँ। बट शायद श्रवण भैया की बात से मेरे को ये लगता है कि नहीं एक्सपीरियंस करने के बाद भी मैं बिना भी बता सकते हैं इस बात को, चाहे थ्योरेटिकली, और वो बात अगर उसके पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मानते हैं। श्रवण भैया ठीक है कुछ? मेरे इधर का ठीक है, क्योंकि किसकी गाड़ी किसकी गाड़ी आगे निकल जाएगी पता नहीं है ना। मान लीजिए हमारे बच्चे की आगे गाड़ी हमसे आगे निकल जाए, उसकी तीव्रता हमसे ज्यादा बन जाए और हमारे ही शरीर यात्रा में हमारे सामने ही अनुभव संपन्न हो जाए, ये तो बहुत खुशहाली की बात हो जाएगी। तो सूचना देना, बातचीत करना, जितनी बातचीत हम कर सकते हैं उतनी बातचीत हम करें, जितनी हम नहीं कर सकते उसके लिए रेफर कर दें। उसमें कोई संकोच नहीं, उसमें कोई लज्जा नहीं और उसमें कोई हीन भावना नहीं है। वैसे भी हम करते ही हैं, पढ़ाने के लिए स्कूल क्यों बच्चे को भेजते हैं? भाई हमको सब चीजें नहीं आती इसलिए स्कूल चले जाओ। जी ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया, तो 4 बज चुके हैं, तो आज यहीं पे रैप अप करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 67 पेज का, मतलब जो बीच में पैराग्राफ शुरू हो रहा है वहां से आगे शुरू करेंगे। थैंक यू सभी को, सर, थैंक यू, नमस्कार सर। नमस्कार जी। थैंक यू। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।